हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एनके ऑनलाइन लर्निंग। तो हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तो जो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं या चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3, दैट इज बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में भी हम दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको। एक तो हमने किया है बिल्डिंग मटेरियल्स में और एक किया है बिल्डिंग कंपोनेंट्स में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल्स कि कौन कौन से मटेरियल हैं सिविल इंजीनियरिंग में जो जनरली यूज होते हैं। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। कंटेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इसमें है स्टोन, ब्रिक्स मतलब ईंट, सीमेंट, मोटार, कंक्रीट, स्टील एंड वन मोर कंपोनेंट दैट इज आरसीसी। तो इंट्रोडक्शन, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल, उसमें हम जो भी मटेरियल हम जनरली हमारे जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, बेसिकली ब्रॉडली जो यूज होते हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ऐसे तो एन नंबर ऑफ मटेरियल यूज होते हैं, स्मार्ट मटेरियल्स भी यूज होते हैं, बिटुमिन भी यूज होता है, लेकिन बेसिकली जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो यूज होता है वो वाले मटेरियल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो कि यूज होंगे हमारे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में: स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट, मोटार, कंक्रीट, स्टील एंड आरसीसी। तो जो पहला मटेरियल रहेगा वो रहेगा स्टोन, मतलब पत्थर। सबसे ज़्यादा ये यूज होता है बेसिकली फाउंडेशन में, ज़्यादातर यूज होता है पत्थर। और जो भी मैसनरी स्ट्रक्चर है जो उनमें भी जो यूज होता है वो होता है पत्थर। सबसे एंशिएंट टाइम में यूज होता था स्टोन। तो सब स्टोन के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन, पहली बात तो स्टोन क्या है, ये एक नेचुरली अवेलेबल मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल। ये नेचुरली मिलता है हमको, ठीक है, रॉक से। जो रॉक्स है, चट्टाने, ठीक है, वहां से हमको ये मिलता है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स विच इज कट टू रिक्वायर्ड साइज एंड शेप। रॉक से मिलता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्वेरी करके लाते हैं और इसको डिफरेंट डिफरेंट साइज में कट करते हैं और इसको फिर जहां पर भी कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर हम इसको डिलीवर कर देते हैं। It has been used to construct small residential building to large palaces and temples all over the world. Red Fort, Taj Mahal, Vidhan Sabha at Bangalore, and several palaces of medieval ages all over the India are the famous stone building. तो कुछ buildings दे रखी हैं जो बड़ी building है हमारे देश में, ताजमहल हुआ, रेड फोर्ट हुआ, या विधानसभा हुई, बेंगलोर की हुई, या राजस्थान की विधानसभा हुई, या मेडिवियल एज में जो भी कंस्ट्रक्शन होता था वो भी किससे बनता था, स्टोन मैसनरी से, स्टोन से बनता था। और कुछ मंदिर है, टेम्पल्स, सेवरल टेम्पल्स भी किससे बनते हैं, स्टोन से बने हुए हैं। पूरी जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है वो स्टोन से ही होता था पहले। और जनरली जो बाइंडिंग मटेरियल हम यूज करते थे वो करते थे हम लाइम उसके साथ में। तो स्टोन्स का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है यदि मैं बात करूं तो एंशिएंट टाइम में। टाइप्स ऑफ स्टोन्स, अगर हम देखें किस किस टाइप के स्टोन्स होते हैं: जियोलॉजिकल स्टोन्स, फिजिकल एंड केमिकल। तो तीन तरीके की रॉक्स होती है और थ्री प्रकार के स्टोन्स होते हैं। वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्मेशन और केमिकल फॉर्मेशन। तीन तरीके से अपना जो स्टोन है वो फॉर्म होता है। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले है वो जियोलॉजिकली, कि जियोलॉजिकली स्टोन्स हमको किस प्रकार से मिला। तो उसमें पहला आता है इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है वो देखें। बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, जनरली जो गर्म लावा होता है, जो हमारा ज्वालामुखी फटता है, आप सभी ने सुना होगा, जो वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उससे क्या निकलता है, लावा निकलता है। लावा क्या होता है, लावा होता है लावा के कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग, मतलब लावा ठंडा होगा और सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। जब ठंडा होकर सॉलिड स्टेट में चला जाएगा तो जो मैग्मा होता है लावा, ठीक है, सॉलिडिफाई होने के बाद वो लेयर्स में जम जाता है। तो वहीं से क्या फॉर्म होता है, इग्नियस रॉक्स। तो ये है इग्नियस रॉक्स। बनती कैसे है, लावा से, लावा के ठंडे होने से और ठंडे होके सॉलिड होने से जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। जनरली इग्नियस रॉक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। ठीक है, इनमें स्ट्रेंथ है जो बहुत ज़्यादा होती है इनमें, और बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करती है, बहुत लंबे समय तक सर्विसेबल होते हैं। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट,
ट्रैप एंड बसाल्ट, ये 3 एग्जाम्पल है इसके। आप देखो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर शो करी है, तो ये एग्जाम्पल इग्नियस रॉक्स के, ऑब्सीडियन, ग्रेनाइट, बसाल्ट, स्कोरिया एंड रियोलाइट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स। तो ये जनरली मैंने 5 प्रकार की जो आपको पिक्चर शो की है, ये 5 ही है, लेकिन और भी हो सकती है, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ इग्नियस रॉक्स, बट जो मोटे मोटे होते हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको, ग्रेनाइट, बसाल्ट, स्कोरिया, रियोलाइट एंड ऑब्सीडियन। ग्रेनाइट्स आर फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ द लावा अंडर थिक कवर। जो ग्रेनाइट होता है वो बेसिकली लावा के ठंडे होने से बनता है, लेकिन जो लेयर होती है वो बहुत थिक होती है। ठंडा होने के बाद, सॉलिडिफाइंग होने के बाद जो लेयर होगी वो बहुत थिक होगी, तो उस थिक लेयर को ही क्या बोलेंगे हम, ग्रेनाइट बोलेंगे। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली वेदरिंग एक्शन से बनती है। वेदरिंग एक्शन मतलब कि वेदर मतलब आइस से हो गया, हवा से हो गई, मतलब विंड से हो गई, या पानी से हो गया। या तो पानी के द्वारा हो वेदरिंग एक्शन, या किसके द्वारा, हवा के द्वारा हो वेदरिंग एक्शन, या आइस के द्वारा हो वेदरिंग एक्शन। तो ड्यू टू वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर, विंड एंड फ्रोस्ट, जो एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होते हैं, पानी बहे या तो, या एयर से, और या आइस से, या फ्रोस्ट एक्शन से, जो उनके ऊपर सेडिमेंट्स चिपके हुए होते हैं रॉक्स पे, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, तो वो सेडिमेंट क्या होता है, वहां से हटके और हवा के साथ, पानी के साथ और आइस के साथ बह के चले जाते हैं, और किसी दूसरी जगह पे जाके वो स्टिक हो जाते हैं। तो लगातार जब ये चीजें चलती रहती हैं, तो जहां पर जाकर वो स्टिक होते हैं, तो वहां पर भी एक लेयर फॉर्म हो जाती है, एक जिसे कहते हैं ना, एक चट्टान फॉर्म हो जाती है, ठीक है, थिक लेयर। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टोन या एग्जिस्टिंग रॉक्स। और एक्शन क्या क्या हो गए, विंड, एयर और आइस, ठीक है। तो क्या कैसे होता है ये, वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड आइस, और किसके द्वारा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेडिमेंट के द्वारा। तो ये हो गया हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। फ्लोइंग वाटर डिपॉजिट्स इट्स सस्पेंडेड मटेरियल एट सम पॉइंट ऑफ ऑब्स्टेकल्स। अब होता क्या है, जैसे सपोजिंग दैट कोई रोक है एग्जिस्टिंग, उसके ऊपर पानी, वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी पानी के फ्लो को, तो क्या करेगा, पानी के फ्लो डिसइंटीग्रेट करेगा कुछ ना कुछ मटेरियल्स को वहां से, और कहीं दूसरी जगह पे जाके उसको ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। तो उससे क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। केमिकल एजेंट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सीमेंटिंग ऑफ द डिपॉजिट्स। और जब वो दूसरी जगह पे पानी के द्वारा भाग ली जाती है, तो कुछ केमिकल एक्शंस होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन जो सॉलिड डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, उनको मतलब वहां पर स्टिक रखते हैं पोजीशन में। जो नई पोजीशन में जाता है, जो एग्जिस्टिंग रॉक होती है, वहां से जो वाटर के थ्रू यदि वो दूसरी जगह पे जाते हैं डिसइंटीग्रेट होके, तो वहां पर जहां पर वो जमा होते हैं, तो वहां पर एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं किसी न किसी एक केमिकल के द्वारा वहां पर, जिससे क्या वो वहां पर ही स्टिक हो जाते हैं। सैंडस्टोन्स, लाइमस्टोन्स एंड मडस्टोन्स बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ रॉक्स। तो सैंडस्टोन हो गए, मडस्टोन हो गए, वो इस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो एग्जांपल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, शेल एंड कॉन्ग्लोमेरेट। तो ये एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स के। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, प्रीवियसली फॉर्म्ड इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगो चेंजेस ड्यू टू मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ प्रेशर एंड इंटरनल हीट। जो प्रीवियसली हमने दोनों तरीके की रॉक्स पढ़ी, उन्हीं के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस किस कारण होते हैं, एक्शन ऑफ प्रेशर एंड इंटरनल हीट्स के द्वारा। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो ये मेटामॉर्फिक एक्शन होता है, जो कि एग्जिस्टिंग जो रॉक्स हमने पढ़ी है सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स, उन्हीं में कुछ चेंज होते हैं इंटरनल हीट और प्रेशर के द्वारा, तो उससे किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में। For examples, due to metamorphic action, granite becomes greases, ग्रेनाइट ग्रीसीज में बदल जाती है। ट्रैप एंड बसाल्ट चेंजेस टू शिस्ट, और जो ट्रैप और बसाल्ट होते हैं वो शिस्ट में बदल जाते हैं। शिस्ट किस में आ गया, मेटामॉर्फिक में आ गया, ये प्रीवियसली जो हमने स्टडी करे उसमें आ गया। एंड लेटेराइट लाइमस्टोन चेंजेस टू मार्बल एंड सैंडस्टोन। जो लेटेराइट और मार्बल होते हैं, वो लेटेराइट और लाइमस्टोन है, वो किस में चेंज हो जाते हैं, मार्बल और सैंडस्टोन में। एंड सैंडस्टोन बिकम्स क्वार्जाइट एंड मडस्टोन बिकम्स स्लेट। और जो सैंडस्टोन है वो क्वार्जाइट में चेंज हो जाता है, और जो मडस्टोन है वो किस में चेंज हो जाता है, स्लेट में चेंज हो जाता है। तो स्लेट,
क्वार्टजाइट, मार्बल, शिस्ट, ये क्या हो गए? ये हो गए मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स। ग्नीसिस, स्लेट, क्वार्टजाइट, शिस्ट, मार्बल, फिलाइट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये होगी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये हो गए हमारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के द्वारा किस प्रकार से हम स्टोन को, किस प्रकार के स्टोन को हम प्राप्त करते हैं। तो ये तरीके हो गए कि स्टोन को किस प्रकार से हम बनाते हैं, किससे? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से। अब जो नेक्स्ट है वो है फिजिकल फॉर्मेशन से, फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। दीज रॉक्स आर हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो रॉक्स है वो लेयर बाय लेयर होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, लेयर के ऊपर लेयर्स होती हैं। एंड दे पोजेसेस प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और क्लीवेज। और वहां पर क्या होता है, जब लेयर बाय लेयर होते हैं तो उसमें क्या होता है, क्लीवेजेस भी और स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, क्लीवेज प्रोवाइड करती है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। दे कैन बी इजीली स्प्लिट अलोंग दीज प्लेन्स। ये इजीली इनको तो इजीली तोड़ा जा सकता है प्लेन के अलोंग, क्योंकि ये प्लेन बाई प्लेन होती है। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होती है, एक के ऊपर एक प्लेन होती है, प्लेट्स होती है एक तरीके से स्टोन की, तो उनको हम किसी भी एक प्लेन के अलोंग तोड़ सकते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड स्लेट एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लास ऑफ स्टोन। तो ये एग्जांपल्स हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट। अब सिंपल भाषा में बताऊं तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर होता है। इनको इजीली स्प्लिट किया जा सकता है और इसमें क्लीवेज प्रोवाइड किए, क्लीवेज इसमें होता है। क्लीवेज क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड है, लेयर वाइज लेयर सिस्टम में है इसलिए। नेक्स्ट है अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, ये लेयर बाय लेयर सिस्टम नहीं होता है, ये स्ट्रेटिफाइड नहीं होता है। दे पोजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स। दे कैनॉट बी स्प्लिट इनटू थिन स्लैब। इनको थिन स्लैब के रूप फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता। एग्जांपल है ग्रेनाइट, ट्रैप, मार्बल आर द एग्जांपल ऑफ द रॉक्स। नेक्स्ट है फोलिएटेड रॉक्स। These rocks have a tendency to split along a definite direction only। जो ये वाली रॉक्स होती हैं इनको सिर्फ एक हम डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में इनको स्प्लिट कर दे, एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही स्प्लिट कर सकते हैं। द डायरेक्शन नीड नॉट टू बी पैरेलल टू द ईच अदर। और जरूरी नहीं है डायरेक्शन पैरेलल ही हो, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में तो क्या थी, पैरेलल डायरेक्शन थी, क्लीवेज हमको प्रोवाइड किए गए थे, तो उसके अलोंग हम उसको स्प्लिट कर सकते थे। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन पैरेलल ही हो स्प्लिट करने, किसी भी एक डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट रॉक्स है सिलिशियस रॉक्स। द मेन कंटेंट ऑफ दीज रॉक्स इज सिलिका। जनरली इसमें जो मेजर कंटेंट होता है वो किसका होता है, सिलिका का होता है। दे आर हार्ड एंड ड्यूरेबल। सिलिका क्या होगा, सिलिशियस रॉक्स क्या होती है, हार्ड होती है और ड्यूरेबल होती है। एग्जाम्पल granite, trap and sandstone. Argillaceous rocks. The main content of these rocks is argil, means clay. तो main content जो होता है इसमें क्या होता है, clay होता है। These stones are hard and durable, but they are brittle. Hard and durable तो पहले जो अपनी siliceous rocks थी वो भी थी, लेकिन ये क्या होती है, brittle होती है। ठीक है, दे कैनॉट विदस्टैंड शॉक्स। जो सडन लोड आएंगे या शॉक्स आएंगे उसके साथ ये विदस्टैंड नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। स्लेट्स एंड लेटराइट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रॉक। स्लेट और लेटराइट इसके क्या है, एग्जांपल है। नेक्स्ट है कैलकेरियस रॉक्स। कैलकेरियस रॉक्स क्या होता है, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज रॉक्स इज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट। जो इसका मेन कंटेंट होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सिलिका, इसमें क्ले और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइमस्टोन इज ए कैलकेरियस रॉक्स ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन। तो लाइमस्टोन तो सेडिमेंट्री ओरिजिन के कैलकेरियस रॉक्स है, जबकि मार्बल कैलकेरियस रॉक्स है मेटामॉर्फिक ओरिजिन की। तो ये हो गया हमारा कैलकेरियस रॉक्स। तो यदि सीधी सीधी बात करूं मैं, सिलिशियस रॉक्स में सिलिका होती है, हार्ड एंड ड्यूरेबल। आर्जिलिशियस रॉक्स में आर्जिल मींस क्ले होता है, हार्ड एंड ड्यूरेबल विद ब्रिटल बिहेवियर। और जो कैलकेरियस रॉक्स होती है वो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और लाइमस्टोन तो कैलकेरियस रॉक्स है किसकी, सेडिमेंट्री ओरिजिन की, जबकि मार्बल है मेटामॉर्फिक ओरिजिन की। तो ये हो गए मोटे मोटे हमारे तीन तरीके की हमारे पास स्टोन प्राप्त करने के तरीके हो गए। पहला है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, दूसरा है फिजिकल फॉर्मेशन, थर्ड है केमिकल फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन। तो ये हो गया हमारे स्टोन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन, कि स्टोन जो हम यूज करेंगे, स्टोन हम यूज करना चाहते हैं एज ए बिल्डिंग मटेरियल, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो पहली है स्ट्रक्चर।
द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोन्स में बी स्ट्रेटिफाइड, लेयर जो भी हमने पढ़ा, और अनस्ट्रेटिफाइड, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेटिफाइड ही हो। स्ट्रक्चर्ड स्टोन्स शुड बी इजीली ड्रेस्ड, वो इजीली ड्रेस्ड होना चाहिए, एंड सुटेबल फॉर द सुपर स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे क्या सब स्ट्रक्चर होता है, क्या सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन इजीली ड्रेस होना चाहिए, मतलब प्रॉपर उसकी शेप होनी चाहिए, प्रॉपर वो उसका टेक्सचर प्रॉपर होना चाहिए, और जहां से हम उसको ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो कट डायरेक्ट रॉक से डायरेक्ट तो हम स्टोन लेते नहीं, पहले उसको कट करते हैं, उसको प्रॉपर्ली ड्रेस करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। तो ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए उसकी। अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन्स आर हार्ड एंड डिफिकल्ट टू ड्रेस, और जो अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं, क्यों, स्ट्रेटिफाइड को तो हम लेयर्स में काट सकते हैं, ठीक है, इजीली ड्रेस कर सकते हैं, लेकिन अनस्ट्रेटिफाइड को बहुत टफ है उसको काटना और ड्रेस करना, इसीलिए ज्यादातर वो यूज नहीं होते हैं। तो दे आर प्रिफर्ड फॉर द फाउंडेशन वर्क्स, इसलिए उनको कट नहीं कर सकते तो उनको डायरेक्टली यूज करते हैं। तो डायरेक्टली यूज करेंगे तो उनका साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और सबसे और ज्यादा बड़े जो स्टोन्स होते हैं उनको हम कहाँ यूज करते हैं, जनरली फाउंडेशन में यूज करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स कि उसके, यदि हम जिस प्रकार से देखते हैं किसी भी चीज का टेक्सचर कैसा होता है, मतलब उसके यदि सरफेस टच करे तो कैसी हमको फीलिंग देगा वो। तो फाइन ग्रेन स्टोन्स विद होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स अट्रैक्टिव, मतलब फाइन ग्रेन स्टोन होना चाहिए, ठीक है, और होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और अट्रैक्टिव हो, दिखना चाहिए। Hence, they are used for carving. Such stones are usually strong and ड्यूरेबल। जो कार्विंग के लिए जो स्टोन्स यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। तो जो टेक्सचर होना चाहिए फाइन ग्रेन्ड होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और जो स्टोन कार्विंग के लिए यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसर स्टोन्स आर स्ट्रॉन्गर। डेंसिटी मीन्स कि वो जो उसके बीच पार्टिकल्स स्टोन के बीच में, स्टोन भी होता है, काफी सारे पार्टिकल्स का कंपोजिशन होता है, तो वो वेल डेंस होने चाहिए, उनके बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। तो डेंसिटी जैसे इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली जो उसकी स्ट्रेंथ है इंक्रीज हो जाएगी। लाइट वेट स्टोन्स आर वीक, और जो लाइट वेट स्टोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। Hence, stones with specific gravity less than 2.4 are considered unsuitable for building. जो स्टोन होते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से कम होती है वो अनसुटेबल होते हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस। ए स्टोन इज ड्यूरेबल। जो जनरली बात करूं तो यूनिफॉर्म एंड अट्रैक्टिव कलर, वो क्या होंगे, ड्यूरेबल होंगे। इफ ग्रेन्स आर कॉम्पैक्ट, यदि क्या होंगे, ग्रेन्स क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। तो मार्बल्स एंड ग्रेनाइट गेट्स वेरी गुड अपीयरेंस, जो कि हम घरों में यूज करते हैं मार्बल को, तो उनकी अपीयरेंस क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, अच्छा टेक्सचर होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। व्हेन पॉलिश्ड, और जब उसकी पॉलिश हो जाती है तो वो मोर अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जो कि हम घरों में यूज करते ही हैं। ग्रेनाइट यूज करते हैं हम घरों में, मार्बल भी हम यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कलर्स अच्छे होते हैं उनमें, इसीलिए हम उनको यूज करते हैं। यदि कुल मिला के बात करूं तो उनकी अपीयरेंस क्या होती है, आई प्लीजिंग होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर बिल्डिंग ब्लॉक होनी चाहिए। फिर बात आती है हार्डनेस। हार्डनेस बेसिकली होती क्या है, रेजिस्टेंट टू द एब्रेसिव एक्शन। रेजिस्टेंट टू द एब्रेसिव एक्शन मतलब वियर एंड टियर कम होना चाहिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर्ड व्हेन स्टोन इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड पेवमेंट। जनरली पेवमेंट जब हम रोड ले करते हैं तो जब ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा काम में आती है, क्योंकि इस पे जब लोड लगता है, इस पे जब पैरेलल लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब लोड लगता है तो वियर एंड टियर कम से कम होना चाहिए उसका, तो वो क्या होगा, हार्ड होगा। फॉर रोड वर्क कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस शुड बी एट लीस्ट 17। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो होता है वो 17 होता है रोड के लिए, एंड बिल्डिंग के लिए वो लेस देन 14 शुड नॉट बी यूज। लेस देन 14 नहीं होना चाहिए बिल्डिंग के लिए, और रोड के लिए 17 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 17 होना चाहिए। नेक्स्ट है परसेंटेज वियर। इट इज मेजर्ड बाय आर्ट्रेशन टेस्ट। आर्ट्रेशन का मतलब क्या होती है, सेम तरीके की जो दो कंपोनेंट या दो मटेरियल के बीच में यदि एब्रेसिव एक्शन होगा उसको बोलते हैं आर्ट्रेशन। तो इट इज मेजर्ड बाय आर्ट्रेशन टेस्ट। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर्ड इन सेलेक्ट एग्रीगेट फॉर रोड वर्क एंड रेलवे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है एज फार एज द रोड वर्क और रेलवे वर्क इज कंसर्न। A good stone should not show wear of more than 2%। एक अच्छा जो स्टोन होता है वो 2% से ज्यादा wear शो नहीं करना चाहिए। Porosity and adsorption। All stones have pores and hence absorb water। The reaction of water with material of stone cause disintegration। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में तो उसके अंदर voids होंगे ही और वाटर पेनिट्रेट कर सकता है, जिससे क्या होगा,
वो जो उसमें पार्टिकल्स होंगे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और उसको कमजोर बना देंगी, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। फॉर अ गुड स्टोन इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड इन नो केस मोर देन 5%। 5% से ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कि जो एक अच्छा स्टोन होता है वो जितना कम हो सके उतना कम वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज weathering. Rain and wind cause loss of good appearance of stone. Hence, stone with good weather resistance should be used. तो जनरली जो बारिश होती है उससे क्या होता है, जो हवा चलती है उससे क्या होता है, जो अपीयरेंस है उसकी वो क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो जहाँ तक हो सके जो हम फेस वर्क में जो यूज करते हैं, क्योंकि जनरली जो डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट में आते हैं जो स्टोन्स डायरेक्ट एनवायरनमेंट के, वो होते हैं जो फेस वर्क में यूज ले रहे हैं हम, ठीक है। तो कम से कम लॉस होना चाहिए उसका। नेक्स्ट है टफनेस। टफनेस क्या होता है, रेजिस्टेंट टू द इंपैक्ट और सडन लोड और शॉकिंग, जिसको क्या बोलते हैं, टफनेस। तो रेजिस्टेंट टू इंपैक्ट इज कॉल्ड टफनेस। इट इज डिटरमाइंड बाय इंपैक्ट टेस्ट। स्टोन विद टफनेस इंडेक्स मोर देन 19 आर प्रेफर्ड फॉर रोड वर्क। जिसकी इंपैक्ट वैल्यू 19 या 90 से ज़्यादा होती है या 90 से अबाउट होती है, उसको हम रोड वर्क के लिए यूज करते हैं। रेजिस्टेंट टू फायर। सैंड स्टोन्स आर रेजिस्ट फायर बेटर। सैंड स्टोन सबसे अच्छी फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होते हैं। ईज इन ड्रेसिंग। कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग कंट्रीब्यूट्स टू कॉस्ट ऑफ स्टोन। जितनी ज़्यादा ड्रेसिंग करने में जितनी हमको तकलीफ होगी, जितनी हमको प्रॉब्लम्स होगी, उसकी कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है जो कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग होती है, वो डायरेक्ट स्टोन्स की जो कॉस्ट है उसको इन्फ्लुएंस करेगी। तो ऑटोमेटिकली जो उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ड्रेसिंग इज इजी इन स्टोन विद लेसर स्ट्रेंथ। सीजनिंग। द स्टोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वेरी। जो खान से जो स्टोन्स आता है, कंटेन मॉइस्चर इन द पोर्स। स्टार्टिंग में क्या होता है, उनके अंदर जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन्स इंप्रूव इफ द मॉइस्चर इज रिमूव्ड बिफोर यूजिंग। यदि यूज करने से पहले हम उस मॉइस्चर को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द पोर्स इज कॉल्ड सीजनिंग। उन पोर से वाटर को हटाना या मॉइस्चर को हटाना ही क्या कहलाता है, सीजनिंग कहलाता है। इसलिए जब भी क्वेरी से या खान से जो स्टोन आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, उनका जो उसके अंदर मॉइस्चर है उनके पोर्स के अंदर, उनको हम रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ स्टोन्स। अब स्टोन के उपयोग क्या क्या है। स्टोन मैसनरी इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशंस, वॉल्स, कॉलम्स एंड आर्चेज। ये जो बड़े बड़े आर्कियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बड़े बड़े डैम्स हैं, ठीक है, टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं या ताजमहल है, ठीक है, तो ये सब क्या किससे बने हुए हैं, स्टोन से बने हुए हैं। इसलिए जो इनकी फाउंडेशंस है वो जनरली किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है स्टोन से। बहुत ज़्यादा यूज होता है स्टोन्स फाउंडेशन में। तो स्टोन्स आर यूज्ड फ्लोरिंग के यूज होता है। स्टोन स्लैब्स आर यूज्ड एज डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसीबी के लिए भी यूज होता है, लिंटल बीम में यूज होता है, इवन एज रूफिंग मटेरियल्स के में भी यूज होता है। स्टोन्स विद गुड अपीयरेंस आर यूज्ड फॉर वर्क्स ऑफ बिल्डिंग। पॉलिश्ड मार्बल एंड ग्रेनाइट आर कॉमनली यूज्ड फॉर फेस वर्क। हम सभी को पता है जो ग्रेनाइट है या जो मार्बल है वो एक तरीके का स्टोन्स ही है। तो वो जनरली हमारे घर में, क्योंकि वो अपीयरेंस आई प्लीजिंग देता है, इसलिए वो फेस वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं और फ्लोरिंग के लिए भी यूज करते हैं। Stones are used for paving of roads, footpath and open spaces. Stones are also used in the construction of pier. Construction of piers में भी यूज करते हैं। बड़े बड़े ब्रिज के नीचे piers एंड जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं उनके नीचे जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पियर्स बोलते हैं। एंड अबिटमेंट्स ऑफ ब्रिजेस, डैम्स एंड रिटर्निंग वॉल। डैम्स और रिटर्निंग वॉल्स एंड अबिटमेंट ऑफ द ब्रिजेस में भी यूज होता है स्टोन। क्रस्ड स्टोन्स विद ग्रेव्ड आर यूज टू प्रोवाइड बेस कोर्स फॉर रोड। जनरली जो रोड के जो नीचे की सरफेसेस होती है, सरफेस कोर्स के नीचे, उनको बोलते हैं बेस कोर्स। उनमें भी जो ये क्रस्ट स्टोन होता है, ठीक है, उसको यूज करते हैं। जनरली मुर्रम वगैरह हम यूज करते हैं। व्हेन मिक्स्ड विद टार दे फॉर्म फिनिशिंग कोट। और टार के साथ यदि हम उसको मिला देते हैं तो जो टॉप सरफेस होती है वो फिनिशिंग कोट कहलाता है। क्रस्ट स्टोन्स आर यूज इन द फॉलोइंग वर्क्स आल्सो, लाइक एज ए बेसिक इनर्ट मटेरियल इन कॉन्क्रीट। जो कंक्रीट है उसमें क्या कहलाता है, बेसिक इनर्ट मटेरियल के रूप में भी हम किसको यूज लेते हैं, स्टोन को यूज लेते हैं इन फॉर्म ऑफ एग्रीगेट। फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल स्टोन्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। कई बार हम आर्टिफिशियली जो
हमारा जो स्टोन होता है उसको एक अलग शेप में क्या करते हैं हम, ड्रेसिंग करते हैं उसकी, और उसको ब्लॉक्स के फॉर्म में उसको बनाते हैं और उनको हम बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। एज रेलवे बलास्ट, और जो जिसके ऊपर हम ले करते हैं रेल्स को, ठीक है, जिसके ऊपर रेल चलती है, जो हमारी ट्रेन चलती है उनको जिसके ऊपर चलती है उसको बोलते हैं रेल्स, और रेल जिसके ऊपर स्लीपर लगाए जाते हैं तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, बलास्ट। जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बलास्ट। उनके ऊपर स्लीपर आता है, स्लीपर के ऊपर रेल आएगी, रेल के ऊपर ट्रेन चलेगी, तो उसमें भी हम स्टोन को यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट मटेरियल है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब है ईंट। ब्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मोल्डिंग गुड क्ले इनटू ए ब्लॉक। जो क्ले होती है उसको एक हम उसको मोल्ड करते हैं एक रेगुलर शेप में, ठीक है, क्ले को, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, ब्रिक बोल देते हैं। विच इज ड्राइड एंड देन बर्न्ड। क्या करेंगे, क्ले लेंगे, उसको एक रेगुलर शेप में या एक ब्लॉक में हम उसको क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, उसको क्या बर्न करेंगे, ठीक है, भट्टी में या चिमनी में। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक टू रिप्लेस स्टोन। जब स्टोन के बाद जो बिल्डिंग ब्लॉक आया जिसने स्टोन को रिप्लेस किया उसका नाम ही क्या है, ब्रिक है। मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्रिक स्टार्टेड विद द हैंड मोल्डिंग, सन ड्राइंग एंड बर्निंग इन क्लैम्प्स। जो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था वो कैसे हुआ था, हैंड मोल्डिंग, हैंड से उसको मोल्ड करते थे। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, ऑटोमेटिक जो मोल्ड के लिए काफ़ी सारे सांचे या जो जिसे कहते हैं हम उसको सेट करने के लिए, और पहले तो क्या होता था, उनको सेट करने के लिए भी आजकल टेबल मोल्डिंग हो गई है, पहले हैंड मोल्डिंग होती थी, अब तो टेबल्स होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, कॉम्पैक्टर होता है, तो ऑटोमेटिक कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जो वॉइड होते हैं उनमें से वाटर ऑटोमेटिक को निकाल देते हैं, ठीक है। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो पहले होती थी वो हैंड मोल्डिंग होती थी, टेबल मोल्डिंग नहीं होती थी, मशीन मोल्डिंग नहीं होती थी। पहले क्या होती थी, हैंड मोल्डिंग, पहले सांचे भी नहीं हुआ करते थे। सन ड्राइंग एंड बर्निंग इन क्लैम्प्स, पहले इस प्रकार से ईंट को बनाया जाता था। A considerable amount of technological development has taken place with better knowledge about the properties of raw materials, better machineries and improved techniques of molding, drying and burning। तो आजकल जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है, जो भी स्टेप्स इसमें इवॉल्व है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में सारे मशीन के द्वारा या टेक्नोलॉजी के द्वारा हो जाते हैं। पहले इसमें मैन पावर ज़्यादा इवॉल्व होती थी, आजकल मशीन ज़्यादा इवॉल्व होती है। ये डायग्राम है ब्रिक्स का, इसको फ्रॉग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका मार्का होता है कंपनी का वो लिख सकता है, और ये बॉन्डिंग भी अच्छी देता है, इसलिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ये इसकी साइज दे रखी है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स। प्रॉपर्टीज में कलर क्या होना चाहिए, जनरली हमारा रेड टिंट कलर होता है इसका, तो यूनिफॉर्म एंड ब्राइट होना चाहिए कलर। शेप आपको पता ही है, शेप कैसी होनी चाहिए, प्लेन सरफेस होनी चाहिए सारे, जो अब इसके जो एजेस है वो बहुत शार्प होने चाहिए एजेस, और राइट एंगल्स कॉर्नर होने चाहिए। साइज, ब्रिक शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कोड्स। कोड में जो साइज दी गई है वो होती है, जनरली मैंने बताया 190 इंटू 90 इंटू 90 mm की होती है। टेक्सचर, दे शुड पोजेस फाइन, डेंस एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर। फाइन टेक्सचर होना चाहिए, डेंस टेक्सचर होना चाहिए और यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए। दे शुड नॉट पोजेस फिशर्स, कैविटीज, लूज ग्रिड्स एंड अनबर्ट लाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मटेरियल है वो लूज है, अनबर्ट रह जाए, ठीक है, या वहाँ पर उसमें वॉर्पिंग हो रही हो, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए टेक्सचर। साउंडनेस, व्हेन स्ट्रक विद हैमर्स और विद अनदर ब्रिक इट शुड बी प्रोड्यूस मेटालिक साउंड। जब हम दो ईंटों को जब आपस में हम टच करेंगे और उनको यदि हम बजाएंगे तो एक मेटालिक साउंड आनी चाहिए। हार्डनेस, फिंगर स्क्रैचिंग शुड नॉट प्रोड्यूस एनी इंप्रेशन। यदि हम अपनी जो फिंगर होती है या हम नेल्स होते हैं, यदि हम उस पर स्क्रैच करेंगे तो उसमें इंप्रेशन नहीं आने चाहिए। स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ डिफरेंट क्लास की ब्रिक्स होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास ब्रिक्स होती हैं, तो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ फिक्स किए हुए हैं एज पर IS। लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फील्ड टेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम उसको ड्रॉप करते हैं ए हाइट ऑफ 0.9 मीटर टू 1 मीटर। हम 1 मीटर से या 0.9 मीटर से उसको हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए पीसेज में। ये एक टेस्ट है, ये एक फील्ड टेस्ट मान लो आप, एक लेमैन टेस्ट कि उसको हम उठाएंगे और 1 मीटर से ऊपर से उसको गिराएंगे, यदि वो पीसेज में नहीं टूटती है इसका मतलब सही है वो ब्रिक। जनरली यदि मैं बात करूं डेटा की तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन।
वाटर एब्जॉर्प्शन 20% बाई वेट से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए 24 आवर्स में। कुछ नहीं करना है हमको, उसको पानी में डाल देंगे हम ये 24 घंटे के लिए, उसके बाद हम उसको थोड़ी देर कपड़े से पूछेंगे, उसका वेट करेंगे, उसके बाद फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट डिवाइडेड बाई द इनिशियल वेट करेंगे, तो वो 20% बाई वेट नहीं होना चाहिए। और क्लास 1 के लिए तो 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस क्यों होता है? क्योंकि जो काफ़ी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, एफ्लोरेसेंस मतलब हो जाता है जो अपनी ईंट होती है कई बार उसके ऊपर पैचेज हो जाते हैं, धब्बे धब्बे सब वाइट 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 वाइट, ठीक है, तो केमिकल एक्शन के कारण क्या होता है, उस पर धब्बे धब्बे हो जाते हैं काफ़ी जगह, ठीक है, मार्क्स हो जाते हैं, स्टेनिंग हो जाती है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो ब्रिक शुड नॉट शो वाइट पैचेज व्हेन सोक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स देन अलाउड टू ड्राई इन शेड्स। यदि 24 घंटे के लिए हम पानी में डालेंगे तो पानी के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एफ्लोरेसेंस प्रोवाइड करते हैं, जो उसमें वाइट वाइट स्पॉट प्रोवाइड कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब एफ्लोरेसेंस नहीं है, अदरवाइज उसमें एफ्लोरेसेंस है। तो ये जो पानी के अंदर कई केमिकल एजेंट आते हैं उनके कारण ये एफ्लोरेसेंस होता है। थर्मल कंडक्टिविटी, ब्रिक्स शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, और जो एज लो एज पॉसिबल थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए ब्रिक की। साउंड इंसुलेशन, हैवियर ब्रिक्स आर पुअर इंसुलेटर ऑफ साउंड व्हाइल लाइट वेट एंड होलो ब्रिक्स प्रोवाइड्स गुड साउंड इंसुलेशन। होलो ब्रिक्स अच्छी साउंड इंसुलेशन देती है, जबकि जो हैवी ब्रिक्स हैं वो पुअर इंसुलेटर ऑफ द साउंड होती हैं। फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिक इज यूजुअली गुड, सबसे अच्छी फायर रेजिस्टेंट होती है वो होती है ब्रिक्स की। इनफैक्ट ब्रिक्स आर यूज टू इन केस स्टील कॉलम्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फायर। इवन जो ब्रिक्स को यूज करते हैं, जो स्टील कॉलम होता है उनको बचाने के लिए फायर से भी हम यूज करते हैं उसका। नेक्स्ट है यूज ऑफ ब्रिक्स। यूज ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर पर्पस फॉर फाउंडेशन एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एनी साइज। जो भी आज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग का हो रहा है या किसी टेम्पल का हो रहा है या किसी भी हॉल का हो रहा है, स्कूल का हो रहा है, कोई भी बिल्डिंग है, तो जो हमारी ये है ब्रिक्स, उसको तो यूज करना ही करना है। तो ब्रिक्स तो एक इंटीग्रल पार्ट हो गया आज की तारीख में। ब्रिक्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर्स, कई जगह ब्रिक्स की फ्लोरिंग भी होती है, ठीक है, तो फ्लोरिंग के लिए भी यूज होती है ब्रिक्स। ब्रिक्स आर यूज फॉर डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल पर्पस, डेकोरेशन के लिए और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज होती है ब्रिक्स, आर्चीज और कॉर्निसेस में। ब्रिक्स कैन बी कार्व्ड इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, टेक्सचर, बॉन्ड एंड जॉइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स में, बॉन्ड्स में, टेक्सचर्स में भी ब्रिक्स यूज होती है। Bricks used in walls can be either concealed with plaster or may be exposed on both interior and exterior sides. Bricks are used for construction of bricks retaining wall. Brick retaining wall में भी bricks का यूज होता है। तो ये है usage of the bricks. Bricks are broken pieces are used as an aggregate. जो बंट ब्रिक्स होती है, जो कि बहुत ज़्यादा जल जाती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर बंट हो जाती हैं, तो उनको हमें उसके टुकड़े करके हम उसको एज ए एग्रीगेट भी यूज करते हैं, जिसको हम 4th क्लास ब्रिक्स बोलते हैं। ब्रिक्स आर ऑल्सो यूज इन द मेटलर्जी एंड ग्लास इंडस्ट्री। ब्रिक्स को मेटलर्जी और ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं फॉर लाइनिंग फर्नेसेस, फर्नेसेस की लाइनिंग करने के लिए। ब्रिक्स आर यूज इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं, कोई सी भी लेयर में यूज कर सकते हैं। एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्रिक्स आर यूज्ड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स, और बिल्डिंग ब्लॉक्स के यूज में उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रिक्स का, कि ब्रिक्स के यूजेस क्या है, ब्रिक्स क्या होती है, ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमारे हो गए तीनों पार्ट। फॉर प्रोटेक्टिंग स्टील कॉलम्स फ्रॉम फायर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। एज एन एग्रीगेट इन प्रोवाइडिंग वाटर प्रूफिंग टू आरसीसी रूफ्स, आरसीसी रूफ्स में वाटर प्रूफिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। फॉर पेवर्स, फॉर फुटपाथ एंड साइकिल ट्रैक्स, साइकिल ट्रैक्स और पेवर्स के रूप में भी यूज करते हैं हम। फॉर लाइनिंग सीवर लाइन्स, सीवर लाइन्स की लाइनिंग करने में भी हम उसको काम में लेते हैं। तो ब्रिक्स के तो बहुत सारे एग्जांपल, ये तो मैंने कुछ यहाँ पर यूसेज लिए हैं, बाकी एन नंबर ऑफ यूसेज है ब्रिक्स के, क्योंकि ब्रिक्स एक बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट इज ए कॉमनली यूज्ड बाइंडिंग मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन। सीमेंट सबसे ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है, सबसे ज्यादा यूज आने वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा यूज आने वाला कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सीमेंट। द सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग अ मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस मटेरियल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। कैलकेरियस मटेरियल एंड आर्जिलेसियस मटेरियल, ठीक है, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम, आर्जिलेसियस मतलब क्ले,
ज़्यादा बहुत हाई टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं। देन ग्राइंडिंग द क्लिंकर सो प्रोड्यूस ए फाइन पाउडर, उसके बाद जो क्लिंकर बनता है उसको हम ग्राइंड करते हैं, तो जब ग्राइंड करने के बाद जो एक फाइन पाउडर बनता है उसी को क्या बोलते हैं, हम सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट डिफरेंट कंपनीज की आती है, हर एक कंपनी की सीमेंट, लेकिन कंपोजिशन सेम ही रहता है, ठीक है। मार्का अलग हो सकता है, कंपनी अलग हो सकती है, लेकिन सीमेंट जो है वो उसका कंपोजिशन सेम ही रहता है, बनाने का तरीका सेम ही रहता है। जो कि मैंने एक फोटो में भी दिखा रखा है, ये बैग होता है सीमेंट बैग, 50 kg का आता है, और ये ओपन करके इस प्रकार की सीमेंट दिखती है, ग्रे कलर होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। प्रॉपर्टीज ओपीसी सीमेंट की प्रॉपर्टीज। पोर्टलैंड सीमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई C3S 40% होता है C3S। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S 30% होता है C2S। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A 11% होता है C3A। एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट C3AF ये होता है 11%। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अभी अलग अलग टाइम पे ये फॉर्मेशन होता है, जब हम यूज करते हैं तो अलग अलग टाइम पे इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे हम इसमें वाटर मिलाएंगे और रिएक्शन होती है तो कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मेशन बनता है वो हम देखेंगे बाद में, जब हम सीमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे BMC में। बट ये कंपोजिशन मोटे मोटे 4 तरीके के कंपोजिशन है इसमें C3S 40%, C2S 30%, C3A 11%, C3AF 11%। There are maybe small quantities of impurity present such as calcium oxide, CaO होता है और MgO होता है। When water is added to cement, C3A is the first to react and cause initial setting। सबसे पहले जो बनता है, जैसे हमने वाटर डाला C3A बनता है, तो इनिशियल सेटिंग के लिए जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो है C3A। C3A इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग। इनिशियल सेटिंग टाइम किसकी वजह से होती है, C3A की वजह से होती है। और इसमें जो C3A जब जैसे हम पानी डालेंगे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है जब C3A बनता है। जब C3S हाइड्रेट्स अर्ली एंड डेवलप्स स्ट्रेंथ इन द फर्स्ट 28 डेज। और जो C3S है, ठीक है, हाइड्रेट्स तो जल्दी होता है लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो 28 दिन में जनरेट करता है C3S। इट ऑल्सो जनरेट्स हीट, इसमें भी हीट जनरेशन होती है। C2S इज द नेक्स्ट टू हाइड्रेट, और C2S इन दोनों के बाद जो बनता है वो बनता है C2S। इट हाइड्रेट्स स्लोली एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होगी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है C2S, ठीक है। ये होता है इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए, और ये होता है C3S भी इनिशियल के लिए होता है, अर्ली के लिए होता है, लेकिन 28 डेज स्ट्रेंथ के लिए। और ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो सबसे आखिरी में जो स्ट्रेंथ डेवलप होगी वो इसकी वजह से होती है C2S की वजह। C4AF इज द कंपैरेटिवली इनएक्टिव कंपाउंड। C4AF इनएक्टिव कंपाउंड होता है। तो ये हो गया हमारा ये जो कंपोनेंट, जो सीमेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में जो हमने एक बहुत ब्रीफ में आइडिया लिया है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फाइननेस, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, क्रशिंग स्ट्रेंथ। सबसे पहले फाइननेस कैसे निकालते हैं हम सीमेंट की, इसके IS मेथड है। एक तो ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट से भी निकाल सकते हैं, और एक हमारा टेस्ट है उसमें जो 90 माइक्रोन की सीव है उसमें हम सीमेंट लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, सीव करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कितना जो रेसिड्यू है उसमें लेफ्ट है, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, फाइननेस टेस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू IS कोड स्पेसिफिकेशन वेट रिटेन ऑन द सीव शुड नॉट बी मोर देन 10%। IS कहता है 10% से ज़्यादा रिटेन नहीं होना चाहिए 90 माइक्रोन की सीव पे सीव करने के बाद। 90 से कम चलेगा, 10% से कम चलेगा, लेकिन 10% से ज़्यादा रिटेन नहीं होना चाहिए। सेटिंग टाइम 30 मिनट तो जो होता है वो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, और 600 मिनट जो होता है फाइनल सेटिंग टाइम होता है। साउंडनेस, once the concrete has hardened it is necessary to ensure that no volumetric change takes place। यदि जैसे ही जो सीमेंट है वो हार्ड होने लगता है तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं होना चाहिए। यदि वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो साउंडनेस है वहां पर, मतलब वो साउंडनेस नहीं है, सीमेंट साउंड नहीं है, अनसाउंड है सीमेंट, ठीक है। द सीमेंट इज सेड टू बी अनसाउंड इफ द एग्जिबिट वॉल्यूमेट्रिक इनस्टेबिलिटी। यदि वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है तो सीमेंट अनसाउंड कहलाएगी, और यदि वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं हो रहा है तो सीमेंट क्या कहलाएगी, साउंड सीमेंट कहलाएगी। जो हम इसके लिए जो हम इक्विपमेंट यूज लेते हैं या apparatus यूज लेते हैं उसका नाम है ली चैटेलियर मोल्ड,
ठीक है। तो ली चैटरली apparatus से हम इस टेस्ट को करते हैं, जनरली जो साउंडनेस टेस्ट होता है ली चैटरली apparatus से करते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रशिंग के लिए हम क्या करते हैं, मोल्ड बनाते हैं सीमेंट के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्यूब्स बनाते हैं विद स्टैंडर्ड सैंड एंड टेस्ट इन द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। स्टैंडर्ड सैंड होती है एनोर सैंड, मद्रास सैंड, उससे हम क्या बनाते हैं, क्यूब्स बनाते हैं और उसको क्या CTM पर उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। द मिनिमम स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड इज 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 3 days एंड 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 7 days ऑफ क्यूरिंग। 3 दिन और 7 दिन की क्यूरिंग के बाद 16 और 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सीमेंट। यूजेस ऑफ सीमेंट हम सभी को पता है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं सीमेंट। फिलिंग क्रैक्स इन कंक्रीट स्ट्रक्चर। फर्स्ट, सीमेंट मोर्टार इज यूज्ड फॉर मैसनरी वर्क, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। प्लास्टरिंग के लिए, मैसनरी वर्क के लिए, पॉइंटिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सीमेंट मोर्टार का। सीमेंट मोर्टार का यूज करना है तो उसमें सीमेंट अवेलेबल होगी। सीमेंट कंक्रीट इज यूज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर। यदि सीमेंट कंक्रीट है तो कंक्रीट में भी सीमेंट है, तो उसके लिए जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो सभी में क्या यूज होगी, सीमेंट यूज होगी। सीमेंट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर लैंप पोस्ट। यदि लैंप पोस्ट बनाना है तो, टेलीफोन पोस्ट बनाना था, रेलवे स्लीपर बनाने हैं, पाइल्स बनाने हैं, कोई भी इनमें से कोई सा भी कंपोनेंट बनाना है तो सीमेंट की तो हमको नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सीमेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है एज फार एज द सिविल इंजीनियरिंग कंसर्न। नेक्स्ट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट पाइप्स, गार्डन सीट्स, डस्टबिन्स, फ्लावर पॉट्स, इनमें भी क्या यूज होता है, सीमेंट यूज होता है। इट इज यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फुटवर्क, कोर्ट, इनमें भी किसका यूज होता है, सीमेंट का यूज होता है। नेक्स्ट मटेरियल है वो है मोर्टार। अब मोर्टार क्या होता है, मोर्टार बेसिकली मिक्सचर होता है किसका, सैंड का, वाटर का और सीमेंट के। सैंड, सीमेंट और पानी के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एक डेफिनेट अमाउंट में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में डालते हैं हम ये चीजें, वाटर, सैंड एंड सीमेंट, तब जाके उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मोर्टार। तो मोर्टार इज ए मिक्सचर ऑफ द वाटर, सैंड एंड सीमेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन, दैट इज नोन एज मोर्टार। तो मोर्टार क्या हो गया, मोर्टार is defined as a paste formed by addition of water to a mixture composed of an aggregate such as sand। aggregate के रूप में sand यूज कर रहे हैं, ध्यान देंगे, aggregate इसलिए बोला है कि इसको हम sand यूज कर रहे हैं, तो हम sand भी बोल सकते हैं। and a matrix composed of an aggregate such as sand and a matrix of binding material like lime और cement। सीमेंट भी यूज कर सकते हैं, लाइम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या यूज करते हैं, जनरली सीमेंट यूज कर सकते हैं। ऑन ड्राइंग द मोर्टार सेट्स टू ए हार्ड एंड कॉम्पैक्ट सॉलिड ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर विद द इंग्रेडिएंट। उसके बाद वो हार्ड स्टेट में चला जाता है, वाटर से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होने के बाद वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो यदि मैं मोटा मोटा बोलूँ तो मोटार क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, वाटर एंड सीमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। If the cement is the binding material, then the mortar is known as cement mortar. If the lime is a binding material, then it is known as the lime mortar and mud mortar. The inert material is used as sand. जो इसमें inert material होता है जिसको हम aggregate बोल रहे हैं वो होता है sand. Sand is a fine aggregate. Next है properties of mortar. Properties क्या होती है, workability of fresh mortar. Workability क्या होती है, is to do work. यदि वर्क करने में कितनी आसानी हो रही है हमको, दैट इज नोन एज वर्केबिलिटी, कि हमको कितनी इजीली हम उसको मोल्ड कर पा रहे हैं, इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, इजीली हम उसको यूज कर पा रहे हैं। इसका मतलब ईजमेंट ऑफ द वर्क इज नोन एज वर्केबिलिटी। द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश मोर्टार रेफर्स टू द कंप्रिहेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मोर्टार विच डिफाइंस द ईज विद विच मोर्टार कैन बी प्लेस्ड और वर्कड, कि कितनी आसानी से हम मोर्टार को यूज कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं उसके साथ। इट इंक्लूड्स मोबिलिटी एंड वाटर रिटेंशन। तो इसके अंदर क्या आता है, मोबिलिटी और वाटर रिटेंशन, कि कितनी आसानी से हम इसको किसी पोर कर सकते हैं, किसी भी जहाँ पर भी हमको इसको पोर करना है या यूज करना है, कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। और वाटर रिटेंशन, कितनी देर तक ये अपने पोर्स में वाटर को रिटेन करके रखता है। द मोबिलिटी ऑफ मोर्टार इज द प्रॉपर्टी द मोर्टार कैन फ्लो अंडर द रोल ऑफ डेड वेट एंड एक्सटीरियर फोर्स। वो खुद के वेट के किस प्रकार से फ्लो कर सकता है, दैट इज नोन एज द मोबिलिटी। The mortar with good mobility is to be paved thinly and evenly on the bricks। यदि वर्केबल होगा तो क्या थिन सरफेस ले हो सकती है ब्रिक्स पे और इवनली सरफेस ले हो सकती है ब्रिक्स पे, ठीक है। तो ये है क्या, मोबिलिटी। द वाटर रिटेंशन ऑफ मोर्टार रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ मोर्टार
टू मेंटेन मॉइस्चर, कि कितना मॉइस्चर मेंटेन कर सकता है, दैट इज नोन एज द वाटर रिटेंशन, कि जो उसके पोर्स है उसमें वाटर कितनी देर तक रिटेन कर सकता है, ताकि मोबिलिटी बनी रहे, ताकि वर्केबल बना रहे मोटार। स्ट्रेंथ ऑफ द हार्डन मोटार, सेकंड प्रॉपर्टी इज strength of the hardened mortar. The hardened mortar should have big strength which is expressed by strength grade. काफी सारी ग्रेड होती है मोटार की भी, इसका भी एक टेस्ट होता है जो कि सीटीएम पे करते हैं हम मोटार के क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे काफी सारे और उसको सीटीएम पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट ग्रेड की स्ट्रेंथ के क्यूब्स निर्धारित कर लेते हैं आफ्टर द रिजल्ट, तो वहां से हमको पता लग जाएगी कौन सी मोटार की स्ट्रेंथ कितनी है। एडिशन, एडिशन क्या होता है, ब्रिक्स एंड स्टोन मैसनरी इज ए सॉलिड एंटिटी। जनरली क्या होता है, मोटार को किस पे ऊपर पेस्ट करना होता है, या तो किस पे, ब्रिक पे या होता है स्टोन पे। तो एडिशन का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बीच में बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स, उसको बोलते हैं एडिशन। यदि सेम प्रकार के मटेरियल के बीच में तो उसको बोलते हैं कोहेजन। तो एडिशन अच्छा होना चाहिए, एडिशन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी होगी तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो सरफेस होनी चाहिए, तो सरफेस होना चाहिए क्या तो ब्रिक का, या जिस सरफेस में मोटार प्लेस कर रहे हैं उसके बारे में क्या होना, वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लीनिनेस, क्लीन होनी चाहिए, एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द ब्रिक्स एंड स्टोन्स एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन एंड क्योरिंग कंडीशन। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये उस सरफेस में होनी चाहिए कि वो क्लीनिनेस है, ह्यूमिडिटी है वहाँ पर, और क्योरिंग जो कंडीशन है वो भी कैसी है वहां पर, ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो उससे क्या पता लगता है, एडेसिवनेस या एडिशन पता लगता है। नेक्स्ट है डिफॉर्मेबिलिटी। इट इज इजी फॉर अ मोटार टू गेट डिफॉर्म्ड व्हेन इट बियर्स लोड्स और द टेम्परेचर चेंजेस। इफ इट इज डिफॉर्म्ड ग्रेटली और अनइवनली द क्वालिटी ऑफ मशीनरी एंड सरफेस विल डिक्रीज एंड cause shrinkage and cracks. When fine aggregate are used to mix the mortar, its deformation is bigger than the ordinary mortar. ये है क्या, इसका मतलब क्या है, डिफॉर्म ग्रेटली एंड अनइवनली। यदि वो अनइवनली डिफॉर्म होगा, ठीक है, यदि जो मोटार है अनइवनली डिफॉर्म होगा, जब उसमें लोड जब डालेंगे, यदि वो अनइवनली डिफॉर्म होगा, इसका मतलब है जो क्वालिटी ऑफ मोटार क्या है, अच्छी नहीं है, ठीक है। When fine aggregate are used to mix the mortar, जब उसको फाइन एग्रीगेट के साथ मिक्स करेंगे उस मोटार को, इट्स डिफॉर्मेशन इज बिगर देन द ऑर्डिनरी मोटार। तो इसका जो डिफॉर्मेशन है वो ज्यादा होगा ऑर्डिनरी मोटार की तुलना में। ड्यूरेबिलिटी, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ मोटार रेफर्स टू द प्रॉपर्टी टू विथस्टैंड वियर एंड टियर। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि वो वियर एंड टियर को, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वियर एंड टियर को झेलने की, ठीक है। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ मोटार रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ विथस्टैंड विद द वियर एंड टियर। वियर एंड टियर के साथ विथस्टैंड करने की प्रॉपर्टी किसके अंदर होनी चाहिए, मोटार के अंदर होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। मोटार शुड बी इम्परमेबल एंड फ्रॉस्ट रेजिस्टिव। उसके लिए क्या होगा, इम्परमेबल होना चाहिए और फ्रॉस्ट रेजिस्टिव होना चाहिए मोटार। यूज ऑफ मोटार, मोटार यूज्ड टू बाइंड ब्रिक्स और स्टोन टुगेदर। मोटार इज यूज्ड टू फॉर्म एन इवन बेड फॉर डिफरेंट लेयर ऑफ ब्रिक्स और स्टोन मैसनरी सो एज टू इंश्योर ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर। जो मोटार हो रहा है वो इवनली ले होना चाहिए, चाहे ब्रिक्स मैसनरी हो चाहे स्टोन मैसनरी हो, ठीक है। उससे क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मोटार इज यूज्ड टू कवर द वॉल्स इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टर, ये सभी को पता है। मोटार इज यूज्ड टू पॉइंटिंग द एक्सपोज्ड जॉइंट। तो मोटार से जो जॉइंट दिख रहे हैं उनको भी हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। मोटार इज यूज्ड टू फॉर्म मैट्रिक्स इन कॉन्क्रीट। मोटार कॉन्क्रीट में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है वो है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है। इस मिक्सचर में क्या क्या होगा, इस मिक्सचर में होगा वाटर प्लस सीमेंट प्लस एग्रीगेट, और जो एग्रीगेट होगा ये दो तरीके के होते हैं, एक कोर्स एग्रीगेट एक फाइन एग्रीगेट। जनरली सैंड लेते हैं हम यहाँ, ठीक है, और ये होगा कोर्स एग्रीगेट जिसको हम रोडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं इट इज ए मिक्सचर ऑफ है सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड वाटर, ठीक है। तो एक मिक्सचर होता है इन सब चीज जो मटेरियल मैंने बताया, लेकिन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है। इन सब का प्रोपोर्शन ऐसे ही नहीं है कि कितना भी हम इनकी क्वांटिटी ले लेंगे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में यदि हम इनको मिलाएंगे, ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे, हम कंक्रीट कहेंगे। और डिफरेंट ग्रेड का कंक्रीट होता है जनरली, ठीक है। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक बेसिक BMC नाम के सब्जेक्ट है, वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
तो क्या हुआ सीमेंट कंक्रीट? सीमेंट कंक्रीट इट इज अ मिक्सचर ऑफ ए वाटर सीमेंट एग्रीगेट, in aggregate there is a coarse aggregate and fine aggregate, and then curing this plastic mixture to a hard mass. उसके बाद क्या करेंगे हम इसको क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग मतलब तराई, तराई करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक हार्ड सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा. The proportion of the different ingredients used vary with the nature of the work in which concrete is to be used. different जो काम होते हैं वहाँ पर डिफरेंट पर्पस होते हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के कॉन्क्रीट्स यूज करते हैं. कि यदि हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो M30 M25 ग्रेड का हमको कॉन्क्रीट चाहिए, यदि हमको कम स्ट्रेंथ चाहिए तो M10 भी चल जाएगा, ठीक है, M15 भी चल जाएगा. तो डिफरेंट जो पर्पस है हमारे, उनके लिए डिफरेंट टाइप्स का कॉन्क्रीट हम यूज करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या है, कंक्रीट है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. जो कंक्रीट जनरली होता है कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है, बट जो टेंशन है उसमें ये वीक होता है. कंक्रीट इज नोन बाय इट्स ग्रेड लाइक M20 M25 M30 एटसेट्रा. द फर्स्ट लेटर M डिनोट्स मिक्स, whereas the following number shows the compressive strength. M for mix, एंड जो नंबर यहाँ पर दे रखा है 20 25 30 ये स्ट्रेंथ है न्यूटन पर mm स्क्वायर में. और ये जो स्ट्रेंथ निकालते हैं जनरली हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, जो कि क्यूब बनाते हैं हम. स्पेसिफाइड साइज क्या होता है क्यूब का, 150 mm साइज के क्यूब पे टेस्ट करते हैं, कास्ट करते हैं, और कास्ट करने के बाद हम उसको क्या क्योरिंग के लिए डालते हैं 28 डेज के लिए. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे किसमें, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जिसको हम CTM बोलते हैं. CTM में जनरली हम टेस्ट करते हैं. CTM में कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन. तो उसमें जो स्ट्रेंथ आती है वो ये नंबर्स होते हैं 20 25 30, वो देख लेंगे हम जो भी स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है. तो ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. नेक्स्ट है इकोनॉमिक. कंक्रीट इज प्रूव टू बी वेरी इकोनॉमिकल मटेरियल as compared to the construction materials like steel, especially when a strength criteria is considered. जनरली जो कंक्रीट है वो बहुत इकोनॉमिकल मटेरियल होता है यदि मैं कंपेयर करूँ स्टील से या अदर मटेरियल से. यदि मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ तो ओनली, तो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ की, तो कंक्रीट इज अ वेरी इकोनॉमिक मटेरियल एज कंपेयर टू द स्टील एंड अदर मटेरियल्स. नेक्स्ट है मैच्योरिटी विद एज. कंक्रीट हार्डन्स विद एज एंड प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग कंटिन्यूस फॉर ए लॉन्ग टाइम. जो कंक्रीट होता है टाइम के साथ हार्ड होता चला जाता है और इसकी स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है और लगातार स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती जाती है. कंक्रीट की बात करूं मैं. फ्री फ्रॉम कोरोजन. कंक्रीट इज फ्री फ्रॉम कोरोजन एंड देयर आर नो अप्रिशिएबल इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एजेंट ऑन इट. जनरली कोरोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता इसमें, और जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं या एटमॉस्फेयर होता है उसका भी कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टीज हो गई कंक्रीट की, 4 तो हमने पढ़ ली है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फायर रेजिस्टेंट. जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है. कंक्रीट इज एन इनर्ट मटेरियल, सो इन केस ऑफ फायर नो एडवर्स इफेक्ट. इनर्ट मटेरियल मतलब अक्रिय पदार्थ का बना होता है, ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, अक्रिय होता है, इनर्ट होता है, तो उस पर कोई फायर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. व्हेन कंक्रीट इज यूज्ड इन RCC it is vulnerable as steel as a metal gets elongated when heated. यदि कंक्रीट को मैं किसके साथ यूज कर रहा हूं, RCC. RCC is reinforced cement concrete. कंक्रीट प्लस स्टील इज नोन एज द RCC. RCC अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. RCC क्या होता है, कंक्रीट को यदि मैं कंक्रीट प्लस स्टील, स्टील मींस reinforcement स्टील, यदि दोनों मिल जाते हैं देन वी कॉल्ड इट RCC. यदि मैं इसको RCC की बात करूं, कंक्रीट को मैं RCC में यूज कर रहा हूं यदि मैं, तब क्या होता है, ये वल्नरेबल होता है कि इसमें कुछ इफेक्ट हो सकता है. क्यों, क्योंकि जैसे हीट आएगी तो जो स्टील होगा वो क्या हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा, देन स्ट्रेस डेवलप हो सकती है और मे भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर फेल हो जाए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट एब्रेजन. रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेजन. एब्रेजन क्या होता है, वियर एंड टियर एक्शन होता है. यदि हम सर पैरेलल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यदि रोड की बात करें तो रोड में भी जो कंक्रीट रोड होता है उसमें एब्रेजिव एक्शन होता है. किससे, टायर से होता है. एब्रेजिव एक्शन मतलब है वियर एंड टियर. यदि कोई भी हम पैरेलल फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे, देन वहां पर क्या होगा, वियर एंड टियर होगा या एब्रेजन होगा. तो कंक्रीट फॉर्म्स ए हार्ड सरफेस एंड इट इज कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग एब्रेजन. ये इसमें कैपेबिलिटी होती है वियर एंड टियर को सहन करने की, इसमें वियर एंड टियर कम होता है. मेन कंस्टिट्यूएंट फॉर RCC. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज
main constituent for RCC. Concrete along with steel constituents reinforced concrete cement. It binds rapidly with steel and it is weak in tension. Reinforcement as steel is provided in tensile zone as well as to the place where tensile stress occurs. जनरली जो कंक्रीट है वो स्टील के साथ यूज होता है जनरली कहाँ, क्योंकि हमको पता है जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन में तो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में क्या होता है, वीक होता है. तो और कंपोजिट जो मटेरियल होता है वो होता है आरसीसी. तो आरसीसी दोनों का मिक्सचर होता है. तो अब जो मटेरियल बनेगा आरसीसी, ये जो भी कंपाउंड बनेगा आरसीसी, वो क्या होता है, कंप्रेशन में भी मजबूत हो गया और टेंशन में मजबूत हो गया. क्यों? क्योंकि जहां पर ये वीक था टेंशन में, उस टेंशन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज किया है, स्टील. तो जो टेंसाइल जोन था वहां पर हम स्टील बार प्रोवाइड कर देते हैं. तो अब जो हमारा कंपोजिट जो मटेरियल बनेगा आरसीसी, वो क्या होगा, टेंशन में भी मजबूत होगा और कंप्रेशन में भी मजबूत होगा. नेक्स्ट, अदर प्रॉपर्टीज. कंक्रीट हैज सम प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी प्रूव्ड हार्मफुल एंड नीड टू बी टेकन ड्यू केयर. कंक्रीट हैज अ टेंडेंसी टू श्रिंक. ऑल्सो कंक्रीट हैज टेंडेंसी टू बी पोरस. जो कंक्रीट होता है क्योंकि सीमेंट से बना होता है और श्रिंकेज वहां पर हो सकता है. तो जो कंक्रीट होता है उसमें टेंडेंसी होती है श्रिंक की, और हमको ये भी ध्यान रखना है कंक्रीट पोरस ना हो जाए. यदि पोरस होगा तो वाटर पेनिट्रेट करेगा और जो हमारा स्ट्रक्चर उसको वीक कर देगा, तो कहीं ना कहीं फेल होने का डर है स्ट्रक्चर का. नेक्स्ट, यूज ऑफ कंक्रीट. आज जो भी कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं, कंक्रीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है. चाहे आप रोड देख लो, रेल देख लो, बिल्डिंग देख लो, कोई भी स्ट्रक्चर, डैम देख लो, कैनाल देख लो, कोई भी स्ट्रक्चर कंक्रीट के बिना नहीं बन सकता. क्यों? कंक्रीट किस में यूज होता है, आरसीसी में. और जनरली हम ज्यादा यूज क्या करते हैं, आरसीसी. और कंक्रीट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आरसीसी. तो कंक्रीट अलोंग विद स्टील एज आरसीसी इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशंस, रूफ्स, वॉल्स एंड बेसमेंट्स. नेक्स्ट इज कंक्रीट इज यूज्ड टू मेक सम ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर. सबसे जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, कैनाल्स हो गए, इन सब में भी क्या यूज होता है, आरसीसी यूज होता है. और आरसीसी में क्या यूज होता है, कंक्रीट यूज होता है. नेक्स्ट इज कंक्रीट इज यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन. हम सबको पता है जो हमारा सीसी रोड होता है, सीसी रोड किसका बनता है, आरसीसी का बनता है, कंक्रीट का बनता है, कंक्रीट रोड बोलते हैं. कंक्रीट इज यूज्ड इन प्रीकास्ट स्ट्रक्चर. प्रीकास्ट स्ट्रक्चर मतलब जो पहले ही कास्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको कास्ट इन सीटू नहीं करते, पहले ही कास्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रीकास्ट स्ट्रक्चर. उनमें भी यूज होता है. कंक्रीट इज यूज्ड इन टनल कंस्ट्रक्शन. टनल कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है. और कैनाल कंस्ट्रक्शन हम बात कर चुके हैं, कैनाल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है. और सीवर पाइप्स में, बड़े बड़े जो पाइप्स हम देखते हैं डेली, हमारे डेली लाइफ में जो सीवर पाइप्स होते हैं वो भी जनरली कंक्रीट्स के बने हुए होते हैं. सर्कुलर या एक्स शेप्ड शेप में होंगे वो, और वो किसके बने हुए होते हैं, कंक्रीट के बने हुए होते हैं. रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट. जो नेक्स्ट हमारा मटेरियल है वो है आरसीसी. आरसीसी क्या होता है, कंक्रीट इज गुड इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन. जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, जो कंक्रीट होता है वो जो अकेला सफिशिएंट नहीं होता है टेंशन लेने के लिए. क्यों? टेंशन में क्या होता है, वीक होता है, लेकिन कंप्रेशन में बहुत मजबूत होता है. कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन कहती है किसी चीज को हम वर्टिकल फोर्स लगाएंगे, उसको पुश करेंगे, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स. टेंशन क्या होता है, किसी को हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, दैट इज टेंशन फोर्स. तो कंप्रेशन में तो क्या होता है, मजबूत होता है, लेकिन टेंशन में क्या होता है, वीक होता है. तो टेंशन में वीक होता है, तो उस टेंसाइल जोन में हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, हम स्टील प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है, कंप्रेशन में भी स्ट्रेंथ आ गई और टेंशन में भी स्ट्रेंथ आ गई. तो ये हो गया आरसीसी. तो आरसीसी क्या हो गया, कंक्रीट प्लस स्टील, दैट इज नोन एज आरसीसी. द बेस्ट इन्फोर्समेंट इज स्टील. और स्टील ही क्यों यूज किया, क्योंकि सिंस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज क्वाइट हाई, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है. एंड द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज गुड. और जो बॉन्ड होता है स्टील और कंक्रीट के बीच में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. एज द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज हाई. और क्यों यूज किया है, क्योंकि जो इलास्टिक मॉड्यूलस होता है स्टील का, वो क्या होता है, हाई होता है. फॉर द सेम एक्सटेंशन द फोर्स रजिस्टर्ड बाय द स्टील इज हाई कंपेयर टू द कंक्रीट. ठीक है, तो रीजन भी हमने यहाँ पर लिख रखा है. However, in tensile zone, hair cracks in concrete are unavoidable. जो एयर क्रैक्स होते हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं. Reinforcements are usually in the form of mild steel, ribbed steel bars of 6 mm to 32 mm diameter. जनरली जो हमारे पास बार यूज होते हैं, माइल्ड स्टील और HYSD बार और थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार TMT
TMT सरिया बोलते हैं इसको, TMT बार्स, ठीक है। अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होती हैं, तो एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं। FE 250 यूज कर सकते हैं, FE 415 यूज कर सकते हैं, FE 500 यूज कर सकते हैं जनरली, FE 250, FE 415, FE 500, ठीक है। तो ये सब यूज होते हैं, ये स्टील की ग्रेड्स हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के स्टील यूज होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डाया के स्टील्स यूज होते हैं। 6 mm से लेके 32 mm तक के डायमीटर के हमारे पास स्टील होते हैं जिनको हम सरिया बोलते हैं, ठीक है। A cage of reinforcement is prepared as per the design requirements, kept in a foam work, and then green concrete is poured. After the concrete hardens, the foam work is removed. The composite material of steel and concrete is now called RCC. सबसे पहले क्या करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं कि हम शटरिंग करते हैं, हम केज बनाते हैं, ठीक है। केज बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें कंक्रीट पोर करेंगे। कंक्रीट पोर करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको क्योरिंग करेंगे, उसको हार्ड होने देंगे। जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसी को क्या बोलेंगे, हम RCC बोलेंगे, फोमवर्क रिमूव करने के बाद, ठीक है। क्योंकि किसी न किसी शेप में आ जाएगा, वो फोमवर्क लगाएंगे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें कंक्रीट डालेंगे। कंक्रीट डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्योरिंग करेंगे। क्योरिंग करने के बाद जो फोमवर्क उसको रिमूव करेंगे, देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द RCC स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, RCC बोलते हैं। नाउ इट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर एंड कैन रेजिस्ट टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस वेरी वेल। अब जो मटेरियल बन गया हमारे पास, जो कंपोजिट मटेरियल बन गया RCC, अब वो इक्वली एफिशिएंट है कंप्रेशन फोर्स लेने में और टेंसाइल फोर्स लेने में, या कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहन करने में या टेंसाइल स्ट्रेस को सहन करने में। तो दैट इज नोन एज RCC। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ RCC, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड RCC। It should be capable of resisting expected tensile, compressive, bending and shear force। तो ये टेंसाइल फोर्स को भी रेजिस्ट करता है, shear फोर्स को भी रेजिस्ट करता है, बेंडिंग फोर्स को भी रेजिस्ट करता है, ठीक है, और shear फोर्स को भी रेजिस्ट करता है। It should not show excessive deflection and spoil serviceability requirement। और ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है एक्सेसिव, ताकि क्योंकि यदि ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर का फेल होने का डर है, और जो सर्विसेबिलिटी है वो भी इसकी बहुत हाई होती है। There should be proper cover to the reinforcement so that the corrosion is prevented। कवर क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, जो फोम वर्क से लेके और जो अंदर जो हमारा सरिया होता है उससे बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कवर बोलते हैं, ठीक है। दैट इज क्लियर कवर और नॉमिनल कवर, हम इसको RCC में पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग में डिटेल में। बट यहाँ तो ये ध्यान रखेंगे ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ताकि जो हमारी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। अदरवाइज क्या होगा, यदि हम कवर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो जो रिइंफोर्समेंट है वो एक्सपोज हो जाएगा एनवायरनमेंट में, और वो कोरोजन हो सकता है और भी कई सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा और फेल भी हो सकता है। द हेयर क्रैक्स डेवलप्ड शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट। क्योंकि क्रैक्स तो कंक्रीट में क्रैक्स तो डेवलप जरूर होंगे, लेकिन कई क्या होते हैं, हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं या सरफेशियल क्रैक्स होते हैं, लेकिन एक परमिसिबल लिमिट में होने चाहिए। इट इज अ गुड फायर रेजिस्टेंट, ये हम बात कर चुके हैं। When it is fresh, it can be mold to any desired shape and size। यदि ये फ्रेश होता है तो किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप एंड साइज में। ड्यूरेबिलिटी इज वेरी गुड, ड्यूरेबिलिटी मैंने बताई थी इसकी बहुत अच्छी होती है, काफी लंबे समय तक सर्विसेबल रहता है। RCC स्ट्रक्चर कैन बी डिजाइन टू टेक एनी लोड, और ये हमारे ऊपर है कि हम कितना लोड है उसके हिसाब से हम हमारा RCC स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं, तो सब में अलग अलग तरीके की डिजाइन होती है। तो डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि कितना लोड आ रहा है, उस हिसाब से वो डिजाइन करेगा स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो RCC अकॉर्डिंग टू द पर्पज, अकॉर्डिंग टू द यूज हम डिजाइन कर सकते हैं किसी भी लोड के लिए। यूज ऑफ RCC, अब यूज क्या है, इट इज अ वाइडली यूज बिल्डिंग मटेरियल। इट इज यूज इन ऑलमोस्ट each and every part of the building, right from the foundation to the constructing roof। फाउंडेशन से लेके रूफ तक इसका यूज हर एक कंपोनेंट में होता है RCC का, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है RCC। इट इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोडिंग कंडीशन। ये सभी प्रकार के स्ट्रक्चर में यूज होता है, चाहे लोडिंग कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन हम RCC यूज करेंगे। वाइडली यूज इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग, डैम्स, रिटेनिंग वॉल्स ETC। ये कुछ मैंने दे रखे हैं, कुछ तरीके की बिल्डिंग्स या कुछ तरीके के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। रिटेनिंग वॉल हुआ, डैम्स हुआ, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हुई, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हुई, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, सभी प्रकार की बिल्डिंग में RCC यूज होता है।